हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम का 16 जनवरी के जो करंट इवेंट्स हैं वो करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो चले मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर। तो आज हम करने जा रहे हैं 16 जनवरी के जो करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट जो है, कल क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं हुआ, तो उसके बारे में कौन कौन से जो MOU हैं साइन किए गए, और न्यूज़ में पर्सन जो न्यूज़ में थे कौन कौन हैं, स्टेट के रिलेटेड न्यूज़ जो भी होगी वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चले मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच लोन अमाउंट ऑफ लोन विल बी गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया, यानी कि धनराशि कितनी दी जा रही है श्रीलंका को हिंदुस्तान की तरफ से। कितनी धनराशि दी जा रही है श्रीलंका को हिंदुस्तान की तरफ से, क्यों दी जा रही है? क्योंकि श्रीलंका में जो है क्राइसिस हो गई है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उस वजह से उनको दिया जा रहा है ये लोन। तो ये टोटल कितना है? $900 मिलियन, 900 मिलियन $900 जो है वो श्रीलंका को दिए जा रहे हैं। किसके ज़रिए दिए जा रहे हैं? इंडिया के ज़रिए। तो अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर श्रीलंका के मतलब की जानेंगे, क्योंकि श्रीलंका की बात आ गई। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धन पूरे कुट्टे। श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका में जो करेंसी चलती है वो है श्रीलंकन रुपी, और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंदा राजपक्षा, और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो है गोटाबाया राजपक्षा। ये दोनों भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा। और आपको पता ही है इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया यहाँ पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे मेन क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार जो है कोई फॉरेन कंट्री जो है हमारे इंडिया में आके हमसे ट्रेड कर रही है रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि डिफेंस सिस्टम से जो होता है, यानी कि जिसमें मिसाइल आते हैं, टैंक्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है फॉरेन कंट्री, वन ऑफ द फॉरेन कंट्री जो फर्स्ट कंट्री भी बनती है, जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट फॉरेन कंट्री जो कि इंडिया से डील कर रही है डिफेंस ब्रह्मोस मिसाइल के रिलेटेड। तो विच फर्स्ट फॉरेन कंट्री हैज़ प्लेस ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? कौन सी ऐसी पहली जो है फॉरेन कंट्री बन गई है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर पर जो है डाला हुआ है ताकि उसको परचेज कर सकें? तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस जो है इसने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसको कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो फिलीपींस जो है वो एक पहली कंट्री बन गई है जो कि क्रूज मिसाइल जो है मिसाइल सिस्टम अपनी नेवी के लिए ख़रीद रही है। जो वहाँ पर नेवी है इंडियन, जो वहाँ पर फिलिपियन नेवी जो है उसके लिए वो एक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो ख़रीद रही है। ये जो एग्रीमेंट है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ किया गया है, यानी कि जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जहाँ पर ये बनते हैं उसको कहते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ ये ट्रेड किया हुआ है। तो ये कितनी डील हुई है? ये हुई है $3,749 मिलियन। कितने की डील हुई है? $3,749 मिलियन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, $3,749 मिलियन की डील हुई है। किस किस के दरमियान? इंडिया और फिलीपींस के दरमियान। और ये फिलीपींस को प्रोवाइड करेंगे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। द ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विल सप्लाई, ये सप्लाई कौन कर रही है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक डिफेंस कॉरपोरेशन है, ये सप्लाई कर रही है मिसाइल अंडर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्सचेंज प्रोटेक्ट फॉर किस के लिए? फिलिपियन नेवी के लिए ये प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ये फिलिपियन नेवी जो इस्तेमाल करेगी ब्रह्मोस मिसाइल उसके लिए उन्होंने ऑर्डर जो है हिंदुस्तान जो है इंडिया से लिया हुआ है। तो ये कितने का ऑर्डर है?
$3,749 मिलियन का। और क्या ख़रीदने वाले हैं? ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, यानी कि शोर बेस्ड जो कि इंडियन नेवी अपने शिप्स पे लगा के फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिलीपींस की बात हो रही है तो फिलीपींस के मतलब जानेंगे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीन पेसो, और फिलीपींस के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे, जो है वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। तो इंडिया की बात यहाँ पर हो रही, तो इंडिया की मैंने बताई आपको। इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड 5th टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। निकारागुआ के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? और ये 5th टाइम चुने गए हैं, ये फॉर द 5th टाइम जो है प्रेसिडेंट चुने गए, और इसकी जो टर्म है ये 4th कंजिक्यूटिव टर्म है। 5th टर्म ये चुने गए हैं मगर कंजिक्यूटिव यानी कि कंटिन्यू ये 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोश डैनियल ऑर्टिगा सेविड्रा। जोस डैनियल ऑर्टिगा सेविड्रा, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जोस डैनियल ऑर्टिगा सेविड्रा, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो निकारागुआ प्रेसिडेंट जो है ये किस पार्टी के लीडर हैं? ये है संदिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रेसिडेंट, यानी कि ये इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है पार्टी उससे बिलोंग करते हैं। और ये जो है 5th टर्म बन गए हैं, 4th कंजिक्यूटिव टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। इसकी जो पोस्टिंग है ये कब तक रहेगी? ये 2027 तक रहेगी, यानी कि 2027 तक अगर कंडीशंस फेवरेबल रह गई, यानी कि कोई जो प्रोटेस्ट्स वगैरह होते हैं कंट्रीज़ में बाकी चीज़ अगर वो नहीं हुए तो ये कंटिन्यू इनको रहना पड़ेगा 2027 तक, और 27 के बाद फिर से इलेक्शन होंगे। उसको जो है हेड ऑफ़ द नेशनल असेंबली जो है उसी के द्वारा इसकी जो है शपथ ले ली गई। तो उसका नाम क्या है? गुस्टावो प्रास। तो उसके बाद जो है निकारागुआ जो है इसकी कैपिटल क्या आ रही है, क्योंकि बात हो रही है निकारागुआ की। निकारागुआ जो है उसकी कैपिटल है मनागुआ। निकारागुआ ये आपको याद रखने में आसानी होगी, निकारागुआ मनागुआ, खाली निकार लगाना है, यहाँ पर मना लगाना है, निकार मनागुआ। तो ये जो है इसकी कैपिटल है। निकारागुआ की करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा जो है वो एक करेंसी ऑफ निकारागुआ। चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन। किसने हाल ही में लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, एक एग्जीबिशन जिसको कहा गया है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन, जो कि न्यू दिल्ली कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन इन न्यू दिल्ली, ताकि प्रमोट किया जाए, किसको प्रमोट किया जाए? कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके कल्चर को प्रमोट किया जाए, उनके कल्चर को एनहांस यानी कि आगे ले जाया जाए। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है लॉन्च मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर जो है मीनाक्षी लेखी, उसी ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें पहला जो इसमें कार्य होगा, पहला जो इसमें प्रोग्राम होगा वो होगा बाइक एक्सपीडिशन। बाइक एक्सपीडिशन जो है इसमें क्या करना पड़ेगा इनको? ये 8 से 16 अप्रैल तक चलेगा इसी साल, यानी कि इसी साल 2022 में 2022 में ये 8 से 16 फरवरी के बीच में चलेगा। और इसका मार्ग जो होगा, इसका मनाने का जो मतलब होगा वो होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि ये जाएंगे तकरीबन जो है 800 किलोमीटर के पार ये जाएंगे, यानी कि 800 किलोमीटर क्रॉस करेंगे बाइक्स पे, और बाइक्स पे जाके ये लोगों से मिलेंगे और उनको जानकारी देंगे कि कैसे आज़ादी हमें मिली है,
और उसके रिलेटेड जानकारी देंगे कि किन किन देशवासियों ने इसके लिए लड़ा और फिर हमें आज़ाद करवाया। तो ये जो है यहाँ पर इसके रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। ये किसके ज़रिए लॉन्च किया गया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो है, विथ विच इंडफी टाई अप टू ऑफर इंस्टेंट। इंडफी ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि डिजी क्रेडिट टू जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं या जो कारोबार अपना जो है स्टार्ट करते हैं, उनके लिए क्या किया है? इंडफी ने टाई अप किया है किसके साथ? ताकि उनको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये टाई अप किया है किसके साथ? गूगल पे के साथ। किसके साथ टाई अप किया है? गूगल पे के साथ। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जी पे, गूगल पे के साथ इसने टाई किया है। स्मॉल बिजनेस फोकस्ड ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इंडिफी टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? गूगल पे के साथ, टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन्स टू एलिजिबल, जो एलिजिबल होंगे मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि जो छोटे कारोबारी होते हैं, मर्चेंट्स थ्रू। किसके थ्रू ये इनको लोन दिया जाएगा? वो गूगल पे के थ्रू लोन दिया जाएगा। मगर इसमें कौन इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है? इंडिफे, यानी कि इसकी भी इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर इसकी भी इसमें जो है बेनिफिट जो इसको मिल जाएगा, यानी कि इसमें इसका भी थोड़ा सा मदद रहेगा। द बोरोइंग प्रोसेस इज़ एंटायरली डिजिटल, जो बोरोइंग प्रोसेस है वो डिजिटल होगी। और एलिजिबल मर्चेंट्स जो होंगे उनको गूगल पे बिजनेस ऐप जो है उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, लोन ऑफरिंग इंडफी एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म। उनको जो है इंडफी जो है उसके साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, गूगल पे और इसको लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। और लोन जो है ये कितने अमाउंट तक मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2.5 से 3 लाख तक, फ्रॉम रेंज ऑफ ₹2.5 to 3 लाख रुपीज़। ये जो है रेंज रखी गई है किसकी? जो लोन मिलने वाला है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच बैंक हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। कौन सा ऐसा बैंक है जो कि बन गया है लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया, यानी कि जिसकी यूपीआई जो है एड्रेस जिसका यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट्स जिसकी है। तो कौन सी ऐसी बैंक है जो कि फास्टेस्ट बन गई है, जिसके थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं? तो ये बन गई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इट बिकम्स द फर्स्ट बेनिफिशियरी बैंक इन द कंट्री टू अचीव द लैंडमार्क। ये बन गई है पहली ऐसी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐसी पहली बेनिफिशियरी बैंक बन गई है जिसने कितने लैंडमार्क को क्रॉस किया है? ओवर 926 मिलियन यूपीआई, यानी कि 926 मिलियन यूपीआई जो है इसने क्रॉस किया हुआ है, ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल मंथ, एक ही महीने में। कितने? एक महीने में इन्होंने 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस इनकी कंप्लीट हो गई है। बेनिफिशियरी बैंक्स आर द बैंक्स ऑफ अकाउंट होल्डर हु इज़ रिसीविंग मनी। बेनिफिशियरी बैंक वो होता है जो कि रिसीव कर रहा है मनी को, यानी कि जिसके पास पैसा पहुंच रहा है। जो चेयरमैन है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो थोड़ी सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जानकारी भी लेंगे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है क्या। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसके चेयरमैन जो हैं वो है विजय शेखर शर्मा। चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक कौन है? विजय शेखर शर्मा। एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड सतीश कुमार गुप्ता। विजय शेखर शर्मा वो हैं इसके क्या? चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और एमडी और सीईओ जो हैं वो है कुमार गुप्ता। तो नेक्स्ट चलते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नोएडा यूपी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। याद रखना, इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा इसके जो हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन हैं। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं वो है कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द रेलवे बोर्न मिसाइल? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है ट्रेन बोर्न मिसाइल, यानी कि जो है चलती हुई ट्रेन के ऊपर जो है उन्होंने सेटअप किया है, कि सेटअप बनाया हुआ है कि उसको ट्रेन के ऊपर जो है एक पोजीशन बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप ये ट्रेन देख सकते हैं, ये मान लो ये ट्रेन है। इस ट्रेन के इधर पीछे वाले हिस्से में ये जो आगे वाला है ये इंजन वगैरह रहेगा, इसमें जो है चलाने का काम रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक बेस बनाई गई है, उस बेस के ज़रिए जो है मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। इस बेस के ऊपर जो है इक्विपमेंट्स को लगा दिया गया है, जिससे कि रॉकेट जो है उसको मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। ये कौन सी कंट्री ऐसी बन गई है? तो ये बन गई है कौन सी कंट्री? इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो बन गई है। रेलवे बोर्न मिसाइल टेस्टेड बाय नॉर्थ इज़ ए बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, हैवी मिसाइल है। तो मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल दैट वायर टेस्टेड प्रीवियसली वायर हाइपरसोनिक। जो पिछली बार इन्होंने जनवरी में तकरीबन 4-5 मिसाइल जो हैं टेस्ट किए हुए हैं। अभी तो जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इन्होंने 4-5 मिसाइल की टेस्टिंग की है। तो ये जो है पिछले जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, ये वाला जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। द मिसाइल फ्लू, इस मिसाइल जो इन्होंने लॉन्च किया है तो इसने 800 किलोमीटर जो है 800 किलोमीटर तक ये जा सकता है। एंड स्टक एट टारगेट, ये 800 किलोमीटर तक गया और टारगेट को कहाँ पर अचीव किया? ईस्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया। जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर ये स्टक किया इसने टारगेट को, यानी कि जो इन्होंने टारगेट दिया हुआ था 800 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ पर ये जाके लग गया उसके साथ। रेलवे बोर्न मिसाइल मीन मिसाइल इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम ए ट्रेन। नॉर्थ कोरिया जो है उसने कितने 2 रेलवे बोर्न मिसाइल टेस्ट किए हैं अभी तक। 2 रेलवे बोर्न टेस्ट किए हैं अभी तक इसने। नॉर्थ कोरिया, हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? वो है किम जोंग उन। ये थोड़ी सी जानकारी थी, किम जोंग उन ये जो है इसके हेड हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है J&K से रिलेटेड न्यूज़। J&K एग्रीकल्चर लैंड रेगुलेशन 2022। J&K जो है उन्होंने एक एक्ट पास किया है, J&K एग्रीकल्चर लैंड रेगुलेशन 2022। इनमें उन्होंने क्या किया है कि जो नॉन एग्रीकल जो लैंड होगी एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड होगी उसको आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि और किसी काम के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ़ एक्शन ली जाएगी। और अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके साथ मिलके वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे इसके मुतालिक। जो लैंड रेगुलेशन 2022 क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली नोटिफाइड जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड। इन्होंने एक नोटिफाई किया है जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड रेगुलेशन 2022। उसमें क्या कहा गया? लीगैलिटीज़ ऑफ रूल्स क्या है? रूल्स वायर नोटिफाइड अंडर जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट समवाट। ये किस एक्ट के तहत आ गए ये रूल्स? लीगैलिटीज़ ऑफ रूल्स, यानी कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड रेगुलेशन 2022 जो है ये किस रेवेन्यू एक्ट के तहत आता है? उसका नाम है संवाद 1996। तो उसमें इस एक्ट के तहत क्या करना पड़ता है? इस एक्ट के तहत एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर ए नॉन एग्रीकल्चर पर्पज ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तभी जब आप जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेंगे। अगर आपको परमिशन मिल गई तो तभी आप जो है लैंड को एक्यूप कर सकते हैं फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़। अगर परमिशन नहीं मिली तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए।
द कलेक्टर विल हैव टू, अब एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो आपको परमिशन अगर देगा तो वो परमिशन कब तक रहेगी और इसमें क्या प्रोविडेंस को क्या होंगे, यानी कि इसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या होंगे। द कलेक्टर विल हैव टू गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कलेक्टर होगा उसको रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीन्स, यानी कि अगर कोई अभी एग्रीकल्चर लैंड किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ के लोकेलिटी से मिलके, यानी कि लोकेलिटी मीन्स जो वहाँ का पंचायती सिस्टम होगा या वहाँ का तहसील सिस्टम होगा, उनसे मिलके जो है उसको देखा जाएगा कि ये सही है कि नहीं, तो उसके बाद ये आपको परमिशन मिल जाएगी। द पार्टी सीकिंग परमिशन हैज़ टू डिपॉजिट ए रिक्वेस्ट फ़ी, जब पार्टी जो है जो परमिशन ले रही है, जिसको परमिशन लेना होगा किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसको उसके लिए कुछ फ़ी भी भरनी पड़ेगी। द लैंड शैल बी यूज ओनली फॉर द पर्पज़ इंक्लूडेड इन द परमिट, इट शैल नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पज़। अगर परमिट में आपने लिखा है कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक पेपर की फैक्ट्री बना रहे हैं, अगर आप ये जो है पेपर की फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दिस फॉर पेपर फैक्ट्री, तो उसका मतलब है कि आपको इसी के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, न कि दूसरे किसी चीज़ के लिए। अगर आपने दूसरे किसी चीज़ के लिए, दूसरे किसी पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया तो आपकी जो है उस टाइम आपकी जो परमिशन है उसको रद्द की जाएगी। तो ये जो परमिशन है ये आपको 1 साल तक चलेगी। अगर 1 साल तक आपने वो उसके ऊपर कार्य नहीं किया, काम नहीं किया, तो आपकी परमिशन जो है रद्द हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये था J&K एग्रीकल्चर लैंड रेगुलेशन के रिलेटेड थोड़ी जानकारी। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ ओनियंस आर टू बी सोल्ड इन द वेट्रोस सुपर मार्केट्स ऑफ यूके, कौन से ओनियंस जो हैं खरीदे जाएंगे वेट्रोस सुपर मार्केट्स ऑफ यूके में, यूनाइटेड किंगडम के सुपर मार्केट्स में जो हैं कौन से प्याज जो हैं खरीदे जाएंगे, तो वो कौन से ओनियंस हैं। तो कौन से सुपर मार्केट में ये बेचे जाएंगे ये ओनियंस, वेट्रोस सुपर मार्केट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये ओनियंस कौन से होंगे, ये होंगे सुनियनियंस। सुनियनियंस सुनियनियंस जो है ये स्वीट ओनियंस हैं, ये मीठे होते हैं। और ये इनकी ख़ास बात यह है कि जो आप देख रहे हैं आम ओनियन जो होता है, जो हम अपने इन सालन में वगैरह में डालते हैं, तो वो जो है जब हम उसको काटते हैं, व्हेन वी कट द ओनियन, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से एक कंपाउंड जो है सल्फ़र निकल आता है, वो जब हवा के साथ मिल जाता है तो वो सीधे हमारी आँखों में लग जाता है। जैसे ही आँखों में लग जाता है तो हमें आंसू आने लगते हैं, आंसू टीयर्स जो होते हैं, टीयर्स आने लगते हैं। तो ये जो ओनियन है जब आप इसको काटोगे तो आपको आंसू नहीं आएंगे, आपके आंखों से टीयर्स नहीं आएंगे, टीयर्स मीन्स आंसू नहीं आएंगे। तो ये जो है ये बेनिफिशियल है। और क्या बात है इस ओनियन में, ये जो है ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और क्या है, और जो है ख़ास बात इसमें है कि ये ओनियन जो नॉर्मल ओनियन है उससे महंगा है, यानी कि अगर आपका ये ओनियन फॉर एग्ज़ाम्पल 30 रुपये kg है, 30 रुपये पर kg है, तो ये आपका सुनियोनियन जो है ये आपका होता है 60 रुपये पर kg या 100 रुपये पर kg, इतना महंगा है ये ओनियन। अब थोड़ी जानकारी इसके मुतलिक। सोनोनियंस आर स्वीट ओनियंस, दे आर टू बी सोल्ड इन वेट्रो सुपर मार्केट्स ऑफ यूके, दे आर आइडियल फॉर दोज हु हैव चिल्ड्रन और सेंसिटिव आइज, ये उनके लिए बेहतर रहते हैं जिनके बच्चे होंगे, यानी कि बच्चे, क्योंकि उस टाइम जब अगर कोई बच्चा पास में होगा तो आँखों में लग गया तो उसको दर्द हो जाएगा, या सेंसिटिव आइज़ जिनकी होंगी, सेंसिटिव आइज़ यानी कि जिसमें कोई आँखों में कोई बीमारी होती है तो उस वजह से अगर आंसू उसको आएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। सुनोनियंस हम सलाद के यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं एज सलाद, या कुकिंग के लिए भी। दीज ओनियंस आर सोल्ड इन यूके, आर ग्रोन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहाँ पर ग्रो कर किए जाते हैं, कहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। दे आर ग्रोन इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी और निवाड़ा में, कहाँ पर, अमेरिका में कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी एंड निवाड़ा।
दे आर क्रंची एंड माइल्ड, वो क्रंची होते हैं और माइल्ड होते हैं। सनोनियंस है जो होते हैं ये स्वीटर, डे बाय डे स्वीटर बन जाते हैं, यानी कि अगर आपने लाए रखे अपने घर पे तो ये दिन ब दिन स्वीटर बन जाते हैं। जो आपका ये वाला ओनियन है ये ख़राब हो जाता है। जो है द कॉस्ट ऑफ सनोनियंस आर थ्राइस एज दैट ऑफ नॉर्मल ओनियन। जो मैंने यहाँ पर कहा, अगर आपका ये 30 kg हो, 30 पर kg होगा, नॉर्मल ओनियन जो है अगर ये 30 पर kg होगा, फॉर एग्जांपल ये 30 पर kg होगा, तो ये आपका थ्राइस हो जाएगा। थ्राइस मीन्स 30 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 जब हम करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो गया 90 रुपये, यानी कि यह आपका बन जाता है 90 रुपये किलो, जो है ये वाला ओनियन बन जाता है। दे आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। अलबत्ता ये कैसे बनाए गए हैं, ये एक क्रॉस ब्रीडिंग की गई है, एक हाइब्रिड और एक जो है वाइल्ड वैरायटी को क्रॉस किया गया है, तो वहाँ से ये ओनियन बन गए हैं। किस किस को, हाइब्रिड जो हम खाते हैं उसको, और वाइल्ड वैरायटी को क्रॉस किया गया तो वहाँ पर ये ओनियन बन गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूके की, तो यूके के मुतलिक थोड़ा सा जानेंगे। यूके की कैपिटल है लंदन, यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और यूके की करेंसी जो है वो है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर आज के हमारे करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट। तो होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। तो अनाउंसमेंट क्या है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें पार्ट फर्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है जाननी है, तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए। वो डाटा आप कहाँ से ले सकते हैं, वो आप बुक्स से लेते हैं। तो वो जो बुक्स है उनके मुतलिक जानेंगे कि उन बुक्स के नाम है क्या है, और कौन कौन उनके उन बुक्स के आथर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उन बुक्स में दर्ज की है। तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम्स में जैसे आपकी जो राज तरंगिनी कल्हाना जिसने लिखी है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसने लिखी है, वो बुक किसने लिखी है, हु इज़ द ऑथर, और मेंशन किया जाता है कि कौन सी बुक किस रिलेटेड ज़्यादा है। तो ये मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर कोई नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रह जाए। तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।